हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। सो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे सपोर्ट। तो चलिए अपना लेक्चर बिगिन करते हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक है और टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स से, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इनके बारे में पहले बात करते हैं, और हम इसको आगे लेक्चर्स में डिटेल में इसका डायग्राम बना करके देखेंगे इन पार्ट्स के बारे में, ठीक है। अभी हम जस्ट इंट्रो देखते हैं, ठीक है, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चलिए, तो पहला क्या होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस होती हैं एक पेयर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ये जो टेस्टिस होती है वो स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती है। स्क्रॉटम क्या होता है, बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, और ये टेस्टिस स्क्रॉटम में इसलिए प्रेजेंट होती हैं क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट टेस्टिस जो होती है वो स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती हैं। ओके, चलिए तो लिख लेते हैं, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स के बारे में। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं, तो लिखते हैं मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। तो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स में आ जाती है आपकी पहली रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। दूसरी आ जाती है आपकी वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया। थर्ड है इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। और फोर्थ है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ओके, तो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स में आ जाती है आपकी रेटी टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ये मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जस्ट अभी हम देख रहे हैं इंट्रो। अब थर्ड देख लेते हैं, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, पहली जो होगी आपकी सेमिनल वेसाइकल होती है, सेमिनल वेसाइकल, और ये होती है वन पेयर, वन पेयर होती है। ओके, सेकेंड आपकी आ जाती है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ये सिंगल ग्लैंड होती है, सिंगल होती है। और थर्ड आ जाती है आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, या हम इसी को काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। ओके, और ये होती है वन पेयर, ठीक है, ये पी साइज की ग्लैंड होती है, ठीक है, मटर के दाने के आकार की ग्लैंड होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये इसे हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ये वन पेयर होती है। प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड होती है, एक होती है, और सेमिनल वेसाइकल जो होती है वो पेयर में होती है, ठीक है। तो हमने मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में देख लिया। अब फोर्थ है क्या होगा, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है पेनिस, वो भी होगा, ठीक है। तो मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आ जाएगा आपका पेनिस, पेनिस, ठीक है। पेनिस कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम के सामने प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये चीज़ें हमने देखी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। एक पेयर टेस्टिस होंगी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स में, लिटिल टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सारी डक्ट्स प्रेजेंट होंगी। ग्लैंड्स में सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होंगे, और मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में प्रेजेंट होगा पेनिस, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ स्क्रॉटम। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब बात करते हैं हम स्क्रॉटम की, ठीक है। चलिए, तो स्क्रॉटम की बात करते हैं। ये मैंने जो येलो कलर से ये पाउच टेक स्ट्रक्चर बनाया है, ये है आपका स्क्रॉटम। ओके, स्क्रॉटम में ये जो बीच में आपको पार्टीशन दिख रहा है, ये स्क्रॉटम, स्क्रॉटम सेप्टम है, ये स्क्रॉटम सेप्टम, ठीक है। ये स्क्रॉटम में पार्टीशन बनाता है, क्या करता है, पार्टीशन बनाता है।
ठीक है। ये स्क्रॉटम में पार्टीशन बनाता है और स्क्रॉटम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक लेफ्ट में और राइट में, ठीक है। एक राइट में एक टेस्टिस प्रेजेंट होंगी और लेफ्ट में एक टेस्टिस प्रेजेंट होंगी। ओके, तो ये है स्क्रॉटम और स्क्रॉटम में सेप्टम प्रेजेंट है जो पार्टीशन बना रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि होता क्या है, ठीक है। हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि जो टेस्टिस होती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, जो मेल बेबी होता है उसके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो टेस्टिस होती है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बनती है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब वो मदर के वूम्ब में डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तब क्या होती है, जो उसकी टेस्टिस होती है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बनती है, ठीक है। अब इस लोअर एब्डोमिनल कैविटी में से टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटम में डिसेंड करती थी किस मंथ में, 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में। जेस्टेशन पीरियड आपका 9 मंथ्स का होता है, उसमें से मैंने आपको बताया था जो टेस्टिस होती है वो 7वें महीने में, जेस्टेशन पीरियड के 7वें महीने में इसकी डिसेंडिंग होती है लोअर एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रॉटम में, ठीक है। तो डिसेंडिंग होती है, ठीक है, हमने इसकी बात की थी। तो जो टेस्टिस है ये मैंने यहाँ पे बना दिया, लोअर एब्डोमिनल कैविटी है मान लेते हैं, और यहाँ टेस्टिस बनी है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात हो रही है, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही 7वें महीने में 7th मंथ जो होता है जेस्टेशन का, उसमें ये जो टेस्टिस है लोअर एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में डिसेंड करती है, और ये कैनाल के थ्रू डिसेंडिंग होती है इसकी। उस कैनाल को हम बोलते हैं इनग्विनल कैनाल, इस कैनाल को हम बोलते हैं इनग्विनल कैनाल। ये जो कैनाल आपको दिख रही है ये है इनग्विनल कैनाल। इस कैनाल के थ्रू जो टेस्टिस है लोअर एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आते हैं, किस मंथ में, 7th मंथ में, जेस्टेशन के 7th मंथ, ठीक है। तो डिसेंड करा लेते हैं इसको, लोअर एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस इस इनग्विनल कैनाल के थ्रू, इस इनग्विनल कैनाल के थ्रू कहाँ आती है, स्क्रोटम में आती है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, ये टेस्टिस इसमें आ गई, ठीक है। ये टेस्टिस हमने बना ली, ये टेस्टिस आ गई स्क्रोटम में, ठीक है। अब ये टेस्टिस स्क्रोटम में आने के बाद, स्क्रोटम में आने के बाद देखो स्क्रोटम में आ गई है, और ये जो स्क्रोटम की वॉल है, ठीक है, स्क्रोटम की वॉल है, ये टेस्टिस स्क्रोटम की वॉल से एक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर की हेल्प से जुड़ी होती है, ठीक है। एक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर की हेल्प से जुड़ी होती है स्क्रोटल वॉल से, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर है, इसका नाम होता है ग्यूबर्नाकुलम, ठीक है। किससे जुड़ी होती है, गुबर्नाकुलम से जुड़ी होती है। तो ये लिख लो गुबर्नाकुलम, ठीक है। तो जो टेस्टिस है स्क्रोटम में आ गई और स्क्रोटल की वॉल से, स्क्रोटल वॉल से कनेक्टिव टिश्यू फाइबर की हेल्प से जुड़ी होती है, जिसे बोलते हैं गुबर्नाकुलम, ओके। चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। टेस्टिस आपकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बनती है, और 7th मंथ में, जेस्टेशन के 7th मंथ में ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में डिसेंडिंग होती है इसकी। इस कैनाल के थ्रू, ये जो टेस्टिस है ये कैनाल के थ्रू लोअर एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आती है, उस कैनाल का नाम है इनग्विनल कैनाल, ठीक है। इसकी डिसेंडिंग इस कैनाल के थ्रू होती है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन है कि टेस्टिस तो मान लेते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ गई, ठीक है। तो क्या इसका कनेक्शन, जो टेस्टिस का कनेक्शन है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी जो है उससे टूट जाता है या बना रहता है, ठीक है। तो जो टेस्टिस है उसका कनेक्शन अभी भी एब्डोमिनल कैविटी के साथ बना रहता है, ठीक है। किस स्ट्रक्चर से बना रहता है ये देखते हैं, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर से अभी भी जो टेस्टिस हैं वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी से जुड़े रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो टेस्टिस हैं ये हमने बना लिया, ये है आपका टेस्टिस, ठीक है। ये आपके टेस्टिस है, ये आपका टेस्टिस है, ठीक है। और ये है ग्यूबर्नाकुलम, और ये है स्क्रोटम सेप्टम, ये सारा हमने अभी पीछे मेंशन किया था, ठीक है। हम बार बार मेंशन नहीं करेंगे। और ये है इनग्विनल कैनाल, ठीक है, ये है इनग्विनल कैनाल। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो टेस्टिस है वो क्या अभी भी लोअर एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ी होती है स्क्रोटम में आने के बाद, कि नहीं जुड़ी होती है, ठीक है। तो जो टेस्टिस है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आने के बाद भी कनेक्टेड होती है, वो एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक जैसे कि मोटा वायर होता है ना, जिसमें इसको आप क्या करोगे, जैसे कि आप उसको छीलोगे तो उसके अंदर बहुत सारे और आपको वायर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी आर्टरीज प्रेजेंट होंगी, वेन्स प्रेजेंट होंगी, नर्व्स होती हैं, जैसे कुछ मसल्स होती हैं, वास डिफरेंस होती है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स स्पर्मेटिक कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्टिस से निकल के एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाते हैं और ये टेस्टिस लोअर एब्डोमिनल कैविटी से स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड होती है, ठीक है। चलिए तो बना लेते हैं हम स्पर्मेटिक कॉर्ड। चलो ये मान लो हम स्पर्मेटिक कॉर्ड बना रहे हैं। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इससे पास होता है, ये भी इंगुइनल कैनाल से पास होता है, ठीक है। चलो तो इसमें हम बना लेते हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हम बनाते हैं, एक मिनट। ये मान लेते हैं इसमें क्या होती है, आर्टरी प्रेजेंट है, ये बना लेते हैं हम आर्टरी। और इसमें ये बना लेते हैं हम वेन्स, वेन्स प्रेजेंट है मान लीजिए। और इसमें आपकी ये वाइट कलर से बना लेते हैं, नर्व्स प्रेजेंट है, नर्व्स हो गई। और इसमें आपका ब्लू कलर से बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, मसल्स बना लेते हैं, मसल्स हो गई कुछ, ठीक है। और आपकी क्या प्रेजेंट होती है, वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होती है, वास्ट डिफरेंस हम येलो कलर से बना लेते हैं। चलिए तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा, ये है आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। तो टेस्टिस लोअर एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू। अब इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या प्रेजेंट है, वेन्स हैं, आर्टरी है, और क्या है, नर्व्स हैं, नर्व्स हैं, कुछ मसल्स हैं, मसल्स हैं, और क्या है, वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस, ओके। तो क्लियर हो गया आपको हमने क्या कहा है, ठीक है। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और जो टेस्टिस है वो इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू लोअर एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होती है स्क्रोटम में आने के बाद भी, ओके। चलिए तो सेम इसी तरीके से इधर भी होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर एक ही तरफ मैंने बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लिख दिया है, ठीक है। टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी वाया इंगुइनल कैनाल। जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में आती है एब्डोमिनल कैविटी से, किसके थ्रू, इंगुइनल कैनाल के थ्रू, ठीक है। हमने देखा उसको अच्छे से, स्ट्रक्चर को देखा है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जो टेस्टिस होती है रिमेन्स कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी वाया स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होती है स्क्रोटम में आने के बाद भी, ठीक है। और किस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड से कनेक्टेड, ठीक है। हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड में देखा कि स्पर्मेटिक कॉर्ड कंटेन्स आर्टरी, वेन्स, नर्व्स, मसल्स, वास डिफरेंस, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। चलिए टेस्टिस इज कनेक्टेड टू स्क्रोटल वॉल बाय कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स गुबर्नाकुलम, जिन्हें हम गुबर्नाकुलम बोलते हैं, ठीक है। जो टेस्टिस में जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटल की वॉल से कनेक्टेड होते हैं, किस स्ट्रक्चर के थ्रू, गुबर्नाकुलम के थ्रू। ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर है गुबर्नाकुलम, उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस का जो नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 1 पेयर। टेस्टिस 1 पेयर होती है, ठीक है, यानी 2 होंगी, जोड़े में होती हैं, 1 पेयर, ठीक है। अब इनका शेप कैसा होता है, शेप इनका होता है ओवल, ठीक है, अंडे आकार का शेप होता है ऐसे, ठीक है, अंडे आकार का शेप होता है ओवल। अब इनकी लेंथ की बात करें तो 3 to 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ यानी ये जो लंबाई है, ठीक है। और जो विड्थ होती है यानी चौड़ाई, वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, ओके। जो चौड़ाई है, ये ऐसे चौड़ाई जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर्स होती है। तो हमने बात की टेस्टिस के नंबर की, 1 पेयर होते हैं, ठीक है, यानी जोड़े में होते हैं। शेप की बात करें तो ओवल शेप होता है, अंडे आकार का शेप होता है। लेंथ की बात करें तो 3 to 5 सेंटीमीटर जो होते हैं इनकी लेंथ होती है यानी लंबाई होती है। विड्थ की बात करें यानी चौड़ाई की तो 2 to 3 सेंटीमीटर्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, टेस्टिस की कवरिंग्स की बात करते हैं। तो टेस्टिस की कवरिंग की बात करें तो टेस्टिस में 3 कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। कवरिंग की बात करें तो 3 कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स, 3 कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स प्रेजेंट, ठीक है। 3 कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, ओके। चलिए
तो पहला देखते हैं आउटर लेयर, ओके। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, ओके। क्या बोलते हैं हम इसे? ट्यूनिका वेजिनालिस, इसे बोलते हैं हम ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। जो ये वाइट कलर से आपको आउटर लेयर दिख रही है, दिस इज ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। अब देखते हैं हम, चलिए सेकेंड जो लेयर होती है यानी मिडिल लेयर की बात करें तो ये होती है, इसे बोलते हैं हम ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, ठीक है। जो मिडिल लेयर होगी वो होगी ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, ओके। अभी हम आगे आपको बताते हैं। थर्ड जो लेयर होगी वो होगी यानी इनर लेयर, ये होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ये होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ओके। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। तो कवरिंग की बात करें तो 3 कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कवरिंग की बात करते हैं तो आउटर लेयर जो होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, ओके। तो ये जो व्हाइट कलर से दिख रही है आपको, ये है ट्यूनिका वेजिनालिस, ओके। और ये जो इसके अंदर, अब मिडिल लेयर की बात करते हैं तो मिडिल लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। ये जो ब्लू कलर से आपको बीच में लेयर दिख रही है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, ये एक टफ फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है। ये एक टफ फाइब्रस लेयर है जो मिडिल में प्रेजेंट है। अब इनर लेयर की बात करते हैं तो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा की, ठीक है। ये जो रेड कलर से आपको दिख रही है सबसे अंदर की तरफ, ये है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, और ये एक वेस्क्यूलर लेयर होती है, ठीक है। इसमें अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है। चलिए, तो जो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया है, ठीक है, ये टफ फाइब्रस लेयर है, और ये जो टेस्टिस में अंदर की तरफ क्या करती है, पार्टीशन बनाती है, ठीक है। अंदर की तरफ क्या करती है, पार्टीशंस बनाती है, ठीक है। अंदर की तरफ सेप्टम बनाती है, ठीक है, जिससे कि टेस्टिस जो है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जो ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया है वो अंदर की तरफ सेप्टम बनाती है, जिससे टेस्टिस में लोब्स बन जाते हैं या कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। एक जो टेस्टिस होता है उसमें 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स या कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया है, ये जो ब्लू कलर से लेयर बनी है, और ये देखो अंदर की तरफ ये देखो ये वाली पार्टीशन बनाया है ना इसने, ठीक है। और ये टेस्टिस में क्या करती है, पार्टीशन बनाती है, ठीक है। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया क्या करती है, अंदर की तरफ सेप्टम बनाती है, जिससे टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। टेस्टिस को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, और एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन एक टेस्टिकुलर लोब में क्या होते हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए एक बार लिख दिया मैंने इस चीज को, देखते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया मेक्स इनवर्ट पार्टीशन या सेप्टम, ठीक है। ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया अंदर की तरफ सेप्टम बनाती है या पार्टीशन बनाती है टेस्टिस में, जिससे कि टेस्टिस जो है कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। एक टेस्टिस में ईच टेस्टिस, ठीक है, हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल से कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 टेस्टिस प्रेजेंट ही होती है, तो एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल या कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। एक टेस्टिस में 250, फिर दूसरे टेस्टिस में 250 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। टोटल 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अगर दोनों टेस्टिस की बात करें तो प्रेजेंट हो, ठीक है। इन एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनसाइड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 से 3 यानी 1 से लेकर के 3 तक हाईली कोइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक लोब की बात करें तो एक जो टेस्टिकुलर लोब होगा उसमें 1 से 3 हाईली कोइड ये ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म जो होते हैं मेल गैमीट होते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया, इनसाइड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो जगह है, साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन की जगह है। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा आपको इतना। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी हमने देखा कि जो ये देखो, अभी हमने देखा ना
ये देखो, ये जो ग्रीन कलर से इसमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये जो ये कवरिंग्स हो गई बाहर, और ये जो अंदर की तरफ सेप्टम बनाया है, ठीक है, मिडिल लेयर यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया में वो है। और इस एक लोब्यूल, ये मान लो एक लोब्यूल है, ये मान लो एक लोब्यूल है, इस लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब यहाँ पर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बनाया, मतलब एक भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 1 से 3। तो ये हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या करेंगे, सेक्शनल व्यू देखेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, सैलेड खाते हैं ना, तो क्या करते हैं, खीरे टमाटर को बीच से काट देते हैं, स्लाइस में काट देते हैं ना, गोल गोल। तो क्या होता है, इसी तरीके से हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बीच से कट करके उसका जो है सेक्शनल व्यू देखेंगे, ठीक है, कि अंदर उसके क्या प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं। यस, ये तो सेक्शनल व्यू हम देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है, सेक्शन देखेंगे। चलिए, तो ये हमने बनाए हैं 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर से गोल गोल स्ट्रक्चर 2 देखने को मिल रहे हैं आपको, ये है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लेयर है बाहर की, वो कनेक्टिव टिश्यू लेयर से बनी होती है, ठीक है। वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ठीक है। जैसे मान लो तो आउटर कवरिंग होती है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बीच में 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मान लो हैं, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगी उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये मान लो, ये जो ब्लू कलर से बनाई गई है, ये मान लो क्या है, ये इंटरस्टिशियल सेल है, ठीक है। इसमें कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। और कुछ और सेल्स होती हैं, अभी हम बताते हैं आपको। तो पहले हम देखते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में पहली सेल, वो है इंटरस्टिशियल, इंटर एक मिनट अच्छे से, इंटरस्टिशियल सेल, या आप इसी को लेडिक सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इसी को हम लेडिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल प्रेजेंट है उसे इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल बोल रहे हैं, ठीक है। और एक सेल देखने को मिलती है आपको इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है। तो आपको 2 सेल्स इसमें देखने को मिलेगी इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो कौन सी स्पेस है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको इंटरस्टिशियल सेल देखने को मिलेगी, या हम उसे लेडिक सेल भी बोल सकते हैं, और एक सेल देखने को मिलेगी जिसे हम बोल रहे हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है। ये 2 सेल्स आपको याद रखनी है। चलिए, अब हम देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, चलिए चलिए तो बात करते हैं आगे। ओके, ये चलिए, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको ये ग्रीन कलर से जो सेल्स देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े ग्रीन कलर से सेल्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये है आपके सर्टोली सेल्स। कौन से सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के बारे में हम आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इसको देखोगे बस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अभी प्रेजेंट क्या क्या है, ओके। चलिए, हम इन स्ट्रक्चर्स को आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो ग्रीन कलर से बड़े बड़े सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो है आपके सर्टोली सेल्स, ओके। चलिए, अब इन स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कुछ और बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में होता क्या है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देखते हैं पहले। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कम फ्रॉम यॉर्क सैक इनटू टेस्टिस, ठीक है। ये जो पॉइंट लिखा है इसको समझते हैं, तब आपको आगे की कहानी समझ में आएगी कि टेस्टिस में जो और स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब हम एम्ब्रियो होते हैं यानी जो मेल बेबी होगा, ठीक है, जब वो एम्ब्रियो होगा तो होता क्या है
कि उसके जब वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक स्ट्रक्चर बनता है यॉर्क सैक, ठीक है। यॉर्क सैक क्या है? एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। यॉर्क सैक एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एम्ब्रियो में बनता है। एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो उस समय ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें। यॉर्क सैक के बारे में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे कि यॉर्क सैक क्या होता है। अभी इतना याद रखो कि यॉर्क सैक एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब हम एम्ब्रियो होते हैं तब ये बनता है। तो कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ये हमारी यॉर्क सैक में बनती है। ये किस में बनती है? यॉर्क सैक में बनती हैं। और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही, एम्ब्रियोनिक कंडीशन जब आप मदर के वुम्ब में हो, ठीक है, डेवलप हो रहे हो, उसी दौरान की ये बात हो रही है, ठीक है, उसी दौरान की बात हो रही है एम्ब्रियोनिक कंडीशन की, ठीक है। तो यॉर्क सैक में क्या होते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, इन यॉर्क सैक से माइग्रेट करके निकल करके कहाँ आ जाते हैं? टेस्टिस में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? टेस्टिस में। ये सब कब होता है? ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान ही होता है, जब आप एम्ब्रियो होते हो तभी ये होता है, ठीक है। तो जो यॉर्क सैक है उसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं और ये कहाँ आ जाते हैं? टेस्टिस में चले आते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये आ जाते हैं टेस्टिस में, ठीक है। जब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एक बार टेस्टिस में आ जाते हैं तो होता क्या है कि ये एक बार टेस्टिस में आने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? स्पर्मेटोगोनियम में, ठीक है। एक सेल होती है, इसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट लिख दिया मैंने। वंस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इस कम्स इनसाइड टेस्टिस इस कन्वर्ट्स इनटू स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनियम में, ठीक है। चलिए, तो ये सब कहाँ हुआ है? और ये जो कन्वर्जन हुआ स्पर्मेटोगोनियम में, ये कहाँ हुआ? ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान ही हो गया है, ठीक है। अब जब मेल बेबी का बर्थ होगा, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेगा, मेल बेबी का जब बर्थ होगा, ठीक है, जब आप उसकी टेस्टिस का जो है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर आप उसका सेक्शन देखोगे काट करके, तो उसमें आपको केवल क्या देखने को मिलेगी? सर्टोली सेल्स देखने को मिलेंगे और स्पर्मेटोगोनियम देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी कोई सेल्स आपको, मतलब जो बाकी और कोई सेल्स नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, ये सारी सेल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनियम के अलावा और कोई सेल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। यानी जो मेल होता है, जैसे 12 के 13 साल की उम्र वाला मेल जो होता है, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है और उसमें हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनियम के साथ साथ और सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आगे उसकी हम बात करते हैं। चलिए, आगे उसकी बात करते हैं कि कौन कौन से हमें सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें देखा हमने सर्टोली सेल है ग्रीन कलर के, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर से हमने बनाया है, ये है स्पर्मेटोगोनियम। ये क्या है? ये है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम ये कैसे सेल होते हैं? 2n यानी डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम जो है, जो अभी आपके टेस्टिस में आए थे ना यॉर्क सैक से, फिर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कन्वर्ट हो गए थे किसमें? स्पर्मेटोगोनियम में, ठीक है, टेस्टिस में आने के बाद। तो वही है ये स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। चलिए, तो अब होता क्या है? ये स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट होते हैं किसमें? कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ये जो रेड कलर से सेल दिख रही है, ये है आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, देख लेना आप, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उसके ऊपर जो सेल देख रही है वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कौन बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये जो सेल्स हैं ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ओके, चलो लिख लेना। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं आपके स्पर्मेटिड्स, ठीक है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो ये जो उसके ऊपर प्रेजेंट है, ये है आपके स्पर्मेटिड्स। ये है आपके स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और इन स्पर्मेटिड्स से क्या बनते हैं? और इन स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्म। स्पर्म को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका क्या? स्पर्म।
या आप इसी को कह सकते हो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। और ये क्या कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। अभी ये मोटिलिटी नहीं है इनमें, ठीक है, अभी स्पर्म्स बने हैं बट ये नॉन मोटाइल है, अभी इनमें मोटिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये सारे सेल्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा ही इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने सेल्स नहीं बनाई है, ठीक है, अभी हमने एक ही में सेल बनाई, ठीक है, तो ऐसा ही इसमें भी प्रेजेंट होगा। ओके, चलिए। तो हमने देखा सेक्शनल व्यू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें कौन कौन से सेल्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमें सर्टोली सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाले। दूसरा हमें स्पर्मेटोगोनियम देखने को मिल रहा है, ठीक है, और ये डिप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है। इनमें स्पर्मेटोगोनियम से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनते हैं आपके स्पर्म, या आप इसको स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हो। और ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें सर्टोली सेल देखने को मिल रहे हैं और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स यानी कि ये सारी सेल्स जैसे स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म, ये सारे क्या है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं, ठीक है। तो हम इनको ऐसा बोल सकते हैं। और इन दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इसमें दो सेल्स आपको देखने को मिलेगी, एक आपको इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल देखने को मिलेगी, और दूसरा आपको इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आपकी यॉर्क सैक में बनती है। यॉर्क सैक एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान बनता है। और ये जो यॉर्क सैक में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनती है किस में आ जाती है, टेस्टिस में आ जाती है। और एक बार टेस्टिस में आने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमने देख लिया, ठीक है। और ये सारा चीज़ कहाँ होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान होता है, ठीक है। तो अब जो है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। 12 से 13 साल का जो मेल होता है उसमें जो है प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस या प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आप 12 से 13 साल के लड़के की जो आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसका सेक्शन काट के देखोगे तो ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 5 से 6 साल का जो लड़का है उसका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन काट के देखोगे, सेक्शनल व्यू, तो आपको केवल क्या देखने को मिलेगा, सर्टोली सेल्स देखने को मिलेंगे और स्पर्मेटोगोनियम ओनली देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर किसी चाइल्ड का बर्थ हुआ है या मेल बेबी का मान लो बर्थ हुआ है, ठीक है, और जैसे उसका बर्थ हुआ, अगर आप उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू काट के देखोगे तो भी आपको सर्टोली सेल देखने को मिलेगा और स्पर्मेटोगोनियम मिलेंगी, ठीक है। और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स है वो तो मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको जो और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो तो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनियम जब स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना किसमें, प्यूबर्टी में, तब ये सेल्स जाकर के बनेंगी, ठीक है। ये सेल्स किसमें, प्यूबर्टी में जो है स्पर्मेटोगोनियम जो है जो प्यूबर्टी में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगी। और ये जो स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेंगे, फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि प्यूबर्टी में ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट्स में देखते हैं। इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दीज आर प्रेजेंट। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, पहला तो आपका सर्टोली सेल प्रेजेंट होती है, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और दूसरी आपकी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होती है। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स यानी कि जो स्पर्म को बनाती है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनिक जो स्पर्म को बनाएंगी ऐसी सेल्स को हम स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स में क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और क्या है, स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड है, और क्या है, स्पर्म है, स्पर्म है, या कह लो इसे स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है।
जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होंगे तो नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी हमने बात कर ली। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, एन इंटरस्टिशियल स्पेस लीडिक सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हमने अभी देखा कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें हमने इंटरस्टिशियल सेल, ये इसको हमने लीडिक सेल बोला था, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए सिक्स, और एंड सम इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर प्रेजेंट, कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए ये हमने देख लिया। सेवेंथ है हमारा LH के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में, ये दिया हुआ है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, हम हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन का पार्ट, वो क्या रिलीज करता है, GnRH रिलीज करता है, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। और ये कहाँ एक्शन दिखाता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन दिखाता है, और वहां से FSH और LH रिलीज होता है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH निकलता है, ठीक है। और ये LH किसको स्टिमुलेट करता है, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। जो लेडिक सेल्स नहीं प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस में, उनको स्टिमुलेट करेगा। और ये लेडिक सेल्स क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। क्या है, मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। स्पर्म के फॉर्मेशन में ये टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। चलिए इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। चलिए ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में, वही 12 से 13 साल की जो एज होती है मेल की, उसमें स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो लिख लेते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस starts at puberty, starts at puberty, ठीक है, वही 12 to 13 years ओल्ड मेल में, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें देखते हैं हॉर्मोन्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होंगे। हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो आपका पहला जो हार्मोन होगा वो होगा FSH, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। सेकेंड जो होगा आपका हार्मोन वो होगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन यानी जो मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। जो अभी हमने देखा कि LH जो है स्टिमुलेट कर रहा था लेडिक सेल्स को, और लेडिक सेल्स क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन यानी मेल सेक्स हार्मोन को बनाते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन, तो कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल, FSH, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हमने देखा कि कौन बना था, लेडिक सेल्स इसको बना रहे थे, ठीक है। थर्ड है आपका ग्रोथ हार्मोन GH, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। फोर्थ हार्मोन है ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन, अब आप सोच रहे होंगे ईस्ट्रोजन कैसे, ईस्ट्रोजन भी मेल बॉडी में कुछ अमाउंट में बनता है, और ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के, ठीक है। तो ये 4 हार्मोन्स आपको याद रखने हैं, FSH, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और एस्ट्रोजन, ये 4 हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। चलिए तो ये 2 पॉइंट्स हमने लिख लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है 12 से 13 साल की उम्र में, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन कौन से हार्मोन, FSH, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपकी 4 स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं, 4 स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पहली जो स्टेज होगी वो है स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, ठीक है, या इसी को आप कह सकते हो सेल डिवीजन, चलिए तो स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। सेकेंड होगी जो आपकी स्टेज ऑफ ग्रोथ होगी, ठीक है, स्टेज ऑफ ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी हम इन स्टेजेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, स्टेज ऑफ ग्रोथ, थर्ड है
स्टेज ऑफ मैचुरेशन, स्टेज ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। और जो फोर्थ स्टेज है वो है स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसी को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो मैंने लिखा है क्या क्या होता है, ठीक है। तो 4 स्टेजेस है, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन यानी सेल डिवीजन, स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ही कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। चलिए अब स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन में क्या होता है, प्रोलिफरेशन स्टेज में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम है ना, जो स्पर्मेटोगोनियम नहीं प्रेजेंट थी उसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, ठीक है, जो आपके यॉर्क सैक में बनी थी प्राइमोडियल जर्म सेल, फिर वहां से टेस्टिस में माइग्रेट किया था और टेस्टिस में किसमें कन्वर्ट हो गई थी, स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो गई थी और ये डिप्लॉइड सेल थी, ठीक है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है अब ये क्या करेंगे, डिवीजन करना स्टार्ट, ठीक है, अपने नंबर को बढ़ाएंगे, ठीक है। और कब तक डिवाइड करेंगे, जो एक स्पर्मेटोगोनियम है वो अपनी 7 जनरेशन तक डिवाइड करती है, ठीक है, अपनी 7 जनरेशन तक डिवाइड करती है वो सेल, ठीक है, और अपने नंबर को बढ़ाती है। तो आइए देखते हैं, ये मान लो एक स्पर्मेटोगोनियम है और ये डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम है, इससे क्या बनेंगे, इससे बनेंगी, ये क्या करती है, माइटोसिस डिवीजन करती है, ठीक है। माइटोसिस, माइटोसिस क्या होती है, एक सेल से 2 सेल बनती है और उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है, ठीक है। माइटोसिस हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अगर आपको माइटोसिस मियोसिस नहीं आती है, ठीक है। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो माइटोसिस होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है और जो एक सेल होती है उससे 2 सेल्स बनती हैं और उसमें सेम जो होता है क्रोमोसोम नंबर होता है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये है स्पर्मेटोगोनियम, ये है स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। चलिए तो ये डिवाइड करेगी और इससे क्या बनेंगे, 2 सेल्स आपको ये देखने को मिलेंगे, 2 सेल्स बन जाएंगे। तो ये है इसकी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, पहली जनरेशन है। अब ये जो 2 सेल्स बने हैं, अब ये सेल्स फिर इनमें माइटोसिस होगा, ठीक है, इस एक सेल से फिर ये 2 सेल बनेंगे और इन एक सेल से फिर ये 2 सेल बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्लाइड में ज्यादा जगह नहीं है तो हम पूरी सेल्स को डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे, हम एक से बस एक सेल को डिवाइड करके दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे हम बनाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप बस समझ लेना कि हर एक सेल डिवाइड करेगी इसमें, ठीक है, जो सेल्स बनती जाएंगी उससे हर एक सेल से 2 सेल्स बनती जाएगी। चलिए तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, डिवीजन हुआ माइटोसिस और ये बन गई सेकेंड जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन ये बन गई। अब ये जो सेल है इससे फिर 2 सेल बनेंगे, इससे फिर ये 2 सेल बने, ठीक है, तो ये क्या है, ये थर्ड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, ठीक है। अब इस सेल को डिवाइड करा के देख लेते हैं, ये सेल से फिर 2 सेल बनेंगे, ये सारे क्या बनेंगे, डिप्लॉइड सेल्स होंगे, ठीक है, ये सारे डिप्लॉइड सेल्स होंगे क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड है, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन हो गई। अब ये थर्ड जनरेशन जो है इससे क्या होगा, फोर्थ जनरेशन बनेगी। थर्ड जनरेशन में ये जो सेल है ये डिवाइड करेंगे और ये क्या बन गई, फोर्थ जनरेशन बन गई। अब ये जो सेल है ये फिर डिवाइड करेगी, ये वाली, ठीक है, ऐसे ही सारी सेल्स डिवाइड करेंगे, ओके। तो ये बन गई आपकी फिफ्थ जनरेशन, 5वीं जनरेशन आ गई। अब ये फिर डिवाइड करेगी, फिर डिवाइड करेगी तो ये बन गई आपकी 6th जनरेशन, ठीक है। और ये 6th जनरेशन फिर ये सेल में डिवीजन होगा तो ये बन जाएगी आपकी फिर सेल, तो ये आपकी बन गई 7th जनरेशन, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोगोनियम जो है वो अपनी 7th जनरेशन तक क्या करेंगी, डिवीजन करेंगी और अपने नंबर को बढ़ाएंगी, ठीक है। कौन से डिवीजन करेंगी, माइटोसिस डिवीजन करती है, माइटोसिस डिवीजन होगी इनमें और ये अपने नंबर को बढ़ाएंगी। इसीलिए हम इस जो स्टेज है इसको हम स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब प्रोलिफरेट यानी अपने नंबर को बढ़ा रही है, या इसी को हम कह सकते हैं सेल डिवीजन, सेल अपनी जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही है और नंबर उसके बढ़ रहे हैं। चलिए तो स्पर्मेटोगोनियम ये अपने 7th जनरेशन तक ये मान लो डिवाइड कर गई, ठीक है, ये इसकी 7th जनरेशन है। अब ये जो 7th जनरेशन होती है स्पर्मेटोगोनियम को, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर हमने ये चीज़ें लिख दी है।
जो स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड बाय माइटोसिस एंड 7 जनरेशंस ऑफ स्पर्मेटोगोनियम आर प्रोड्यूस। 7 जनरेशन स्पर्मेटोगोनियम की प्रोड्यूस हो जाती हैं, और किस डिवीजन से? माइटोसिस डिवीजन से। स्पर्मेटोगोनियम सेल इंक्रीज इन नंबर, अपने नंबर को बढ़ाती है, हमने अभी आपको बताया। द 7th जनरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनियम इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो 7th जनरेशन होती है स्पर्मेटोगोनियम की, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, चलिए चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब स्टेज ऑफ ग्रोथ में क्या होगा? ठीक है? अब स्टेज ऑफ ग्रोथ में क्या होगा? ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये जो बनी है ना, स्पर्मेटोगोनियम की जो 7th जनरेशन है, उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इनमें होगा क्या? अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेंगे और क्या करेंगे? खा पी करके साइज इनका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये है आपके, मान लो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये कैसी सेल है? ये 2n यानी डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, ये अभी डिप्लॉइड ही है। चलिए, तो ये क्या होगा? ये अपना साइज जो है, ये देखो इसका साइज ये बढ़ गया। अच्छे से बना लेते हैं ना, अच्छे से बना लेते हैं गोल गोल। ये जो है इसका साइज जो है, ये देखो ये बढ़ गया। ठीक है, ये देखो ये है क्या? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, कैसी है? ग्रोथ हो गई है इसमें। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट न्यूट्रिशन ली है सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल्स जो हैं, हमने देखा ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन सर्टोली सेल से क्या करती है? न्यूट्रिशन लेती है और अपने साइज ग्रो कर लेती है। ठीक है, ग्रोथ हो जाती है इनमें। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो स्टेज ऑफ ग्रोथ हो क्या होता है इसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स टेक नरिशमेंट फ्रॉम सर्टोली सेल। ठीक है, न्यूट्रिशन लेती है यानी नरिशमेंट लेती है सर्टोली सेल से, और इंक्रीज इन साइज, साइज इनका जो है बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसको कहते हैं हम ग्रोथ इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अकर। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ग्रोथ हो गई है। चलिए, अब होता क्या है? अब आ जाती है स्टेज ऑफ मैचुरेशन। अब मैचुरेशन स्टेज में क्या होती है ये देखते हैं। हमने 2 स्टेज पढ़ ली, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन और स्टेज ऑफ ग्रोथ। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं स्टेज ऑफ मैचुरेशन में क्या होगा। ठीक है, चलिए, अब स्टेज ऑफ मैचुरेशन में होता क्या है कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो ग्रो कर गई थी, जो ये ग्रो कर गई थी, ये बना लेते हैं। ये है आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये है आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, अब इसमें क्या होता है? इसमें होगा मियोसिस 1। इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, मियोसिस 1 होगा। ठीक है, मियोसिस क्या होती है? एक रिडक्शनल डिवीजन होती है। ठीक है, इसमें जो पेरेंट सेल होती है उससे जो डॉटर सेल बनती है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए बस जितना बताया जा रहा है उसको आप याद रखो। तो स्टेज ऑफ मैचुरेशन में क्या होगा? ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो ग्रो कर गई थी ना, अभी हमने देखा स्टेज ऑफ ग्रोथ में, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी? अब मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 डिवीजन होगी। ठीक है, तो होगा क्या? अब इन मियोसिस 1 होने के बाद इससे बनेंगी 2 सेल्स। इससे क्या बनेंगी? 2 सेल्स बन जाएंगी, 2 सेल्स बन गई। ठीक है, और ये कैसी सेल्स होंगी? ये सेल्स होंगी हैप्लॉइड, एन। ठीक है, मान लो ये 2 है नहीं, यहाँ 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 2n मैंने डिप्लॉइड सेल है और 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर डिप्लॉइड सेल में। अब ये हो गई हैप्लॉइड सेल, यानी इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने आ गए? 23 आ गए। ठीक है, चलिए, अब बन गई हमारी क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गई? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुई मियोसिस 1 और उससे बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी सेल है? हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ है, 23 है। अब होता क्या है? चलिए, अब होगा क्या? ये जो 2 सेल्स बनी, अब इनमें होगा मियोसिस 2, इनमें होगा मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड होगा। ठीक है, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा मियोसिस सेकेंड। ठीक है,
तो इस मियोसिस 2 के बाद क्या होगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इससे भी 2 सेल बनेगी और इससे भी 2 सेल बनेगी। तो ये हम बना लेते हैं, ये 2 सेल बनी और ये 2 सेल बनी, ठीक है। चलिए, और ये सेल्स सारी कैसी हैं, एन है, ठीक है। एन यानी हैप्लॉइड है। इन सब में क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है, वो 23 है, 23, ठीक है, हाफ है 23, ठीक है, 23 है, ओके। चलिए, तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर बना आपका गोल गोल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस के बाद, मियोसिस 2 के बाद, वो है आपका स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इतना समझ में आ गया आपको, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, स्टेज ऑफ ग्रोथ और स्टेज ऑफ मैचुरेशन तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। स्टेज ऑफ मैचुरेशन को एक बार फिर से बता दूं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें मियोसिस 1 हुई तो आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपकी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगी तो 4 सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, वो है स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड बन गया। अब चलिए आगे मूव करते हैं। अब स्पर्मेटिड के बाद, स्पर्मेटिड के बाद अब आगे मूव करते हैं इसमें। चलिए, तो स्टेज 4 हम देखते हैं, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अभी आपको पता चल जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स बने हैं ना, ये जो 4 राउंड राउंड स्पर्मेटिड्स बने थे, ये जो 4 स्पर्मेटिड्स बने थे ना हैप्लॉइड, ये भी सारे क्या है, सारे क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 है, ठीक है। तो इन स्पर्मेटिड से क्या होगा, ये जो है इसको हम लिख लेते हैं, कहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है स्पर्मेटिड, ये है स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब इन स्पर्मेटिड से क्या होता है, हर एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है, हर एक स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, एक स्पर्म का फॉर्मेशन हो। चलो देखते हैं, अच्छे से बनाते हैं, चलो ठीक है। तो चलो ये देखो, ये एक स्पर्म बन गया, एक मिनट, ये दूसरा स्पर्म, ये तीसरा स्पर्म, ये चौथा स्पर्म, ठीक है। तो ये जो स्पर्मेटिड है इससे क्या बन गए, स्पर्म्स बन गए, ठीक है। ये स्पर्म है, या इसी को आप बोल सकते हो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। और ये जो स्पर्म्स अभी ताजे ताजे बने हैं, ये कैसे होंगे, ये अभी नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है, अभी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होंगे और ये नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो स्पर्मेटिड है इससे क्या बन गया, ये स्पर्म्स बन गए, और ये स्पर्म्स भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेल गैमीट है तो गैमीट्स तो हैप्लॉइड होते ही होते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया। तो स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो राउंड राउंड स्पर्मेटिड्स है ना, जो राउंड राउंड स्पर्मेटिड्स हैं उससे क्या बन जाते हैं, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्पर्म्स बन जाते हैं, ठीक है। तो राउंड राउंड स्पर्मेटिड से जब आपका लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्पर्म्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। जो स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें राउंड स्पर्मेटिड से क्या बन जाते हैं, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्पर्म्स बन जाते हैं, और जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको स्पर्मियोजेनेसिस, ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इस स्टेज में जो राउंड स्पर्मेटिड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलोंगेटेड एंड सिलेंडर स्पर्म्स में, ठीक है। इलोंगेटेड यानी लंबे, और सिलेंडर, सिलेंडर स्पर्म्स मतलब सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब कुछ और बातें देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है तो क्या क्या चीज़ें और होती हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटिड में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म में, स्पर्म का एक्रोसोम बना लेता है कौन, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है स्पर्मेटिड का, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म के, ठीक है, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टेज होती है तो। और जो न्यूक्लियस होता है और उसका डीएनए कंडेंस हो जाता है, ठीक है। जो स्पर्मेटिड है वो राउंड है, ठीक है, वो बड़े सेल्स हैं, ठीक है, उनमें जगह ज़्यादा है, तो और जो स्पर्म्स होते हैं उनमें जगह कम हो जाती है, उसका जो है साइटोप्लाज्म जो होता है वो कितना कम होता है, कितनी छोटी सी स्पेस होती है। तो जो न्यूक्लियस होता है और उसका डीएनए
कंडेंस हो जाता है, क्योंकि कम जगह में रखना है ना, कम जगह में रखना होगा, इतना बड़ा डीएनए होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, तो क्या होगा, इतनी कम जगह में रखना होगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। जो स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस और डीएनए होगा वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है और जो है स्पर्म में रखने के लिए तैयार हो जाता है। थर्ड है द फ्लैचुलम टेल डेवलप्स। जो आप अभी हमने देखा कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, देखो ये स्पर्मेटिड्स होते हैं, इसमें ये स्पर्मेटिड्स, इसमें कोई टेल नहीं होती है, ठीक है, ये बिल्कुल राउंड राउंड से होते हैं। और जो स्पर्म है देखो, इसमें ये टेल डेवलप हो गई है, ठीक है, ये पूंछ टेल डेवलप हो गई है ना, इसमें ये कैसी टेल होती है, फ्लैचुलम टेल होती है, ठीक है, फ्लैचुला के बारे में हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये फ्लैचुलम टेल डेवलप हो जाती है। ओके, चलिए, तो द फ्लैचुलम टेल डेवलप्स। और क्या होगा, द वेट ऑफ द गैमीट reduces as excess cytoplasm is absorbed by Sertoli cells, ठीक है, जो गैमीट होता है, जो स्पर्म बना है, उसका जो वेट है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो एक्सेस साइटोप्लाज्म है वो सर्टोली सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और ये जो गैमीट है इसका वेट रिड्यूस हो जाता है, जितने हल्के होंगे उतनी तेजी से मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए इनका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है और इनका जो एक्सेस साइटोप्लाज्म वो सर्टोली सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। चलिए, ये वाली बात है। और देखते हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस एंड दे अरेंज इन अ स्पाइरल वे, ठीक है, जो स्पर्म्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि स्पर्म्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, यानी एटीपी बनाते हैं, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इनका नंबर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है स्पर्म्स के अंदर, और ये अरेंज हो जाते हैं किसमें, स्पाइरल वे में अरेंज हो जाते हैं। हम जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि स्पर्म्स में जो मिडिल पीस होती है उसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये ऐसे स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं और इसे हम बोलते हैं नेबेनकन शीट भी बोलते हैं, ठीक है, अरेंज जो हो जाते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल वे में, इसे हम नेबेनकन शीट भी बोलते हैं। अभी कंफ्यूज मत हो, हम आगे स्पर्म वाले स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज़ को। तो बस इतना याद रखो कि नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का बढ़ जाता है इसमें और माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल वे में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि स्पर्म्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनको क्या करना होता है, इनको फटाफट से मूव करना होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, तो ये सारी बातें हमने कर ली। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बचा हुआ उसको करेंगे, ठीक है, अभी इसके 2 लेक्चर्स और लगेंगे, देन ये चैप्टर देन ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए, बाय।